सो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर कि फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। ये आमतौर पर पोइट्री में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हम प्रोज़ में भी इस्तेमाल करते हैं उसको। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। पहले वो है क्या चीज़ फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि बात करने के पैकर, जिन चीज़ों से हम बातें करते हैं उनको और खूबसूरत तरीके से उसके अंदर और जो है उसको और ख़ूबसूरती कैसे दे सकते हैं, बातों को हम मज़ेदार कैसे बना सकते हैं। इनके यूज़ से इन्हीं के यूज़ से हम जो है अपनी बातों को वज़न दे सकते हैं, इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, उसको रंग और रूप दे सकते हैं। किससे? अपने इन फिगर ऑफ स्पीच के ज़रिए। समझ में आ रही बात? तो फिगर ऑफ स्पीच का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंस है अपनी जगह पर। इसका जानना आमतौर पे ज़रूरी होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो पागलों की तरह काम कर रहा है, जब से वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन हमने अपनी बात को थोड़ा सा और मज़ेदार बना दिया कि कैसा काम कर रहा है, पागलों जैसा काम कर रहा है। तो वो एक थोड़ा सा है ना, जैसे वो बहुत अच्छा दौड़ता है, वो घोड़े जैसा दौड़ता है। तो वो तेज़ दौड़ता बोल सकते थे, लेकिन हम उसको क्या बोल रहे, वो घोड़े जैसा दौड़ता है, वो अरबी घोड़े की तरह दौड़ता है। तो हमने उसको एक इशारा देकर उसको और खूबसूरती बना दी कि वो दौड़ता तो है ही, वो अच्छा दौड़ता है, लेकिन अपनी बात में और वज़न देने के लिए और उसको खूबसूरत बनाने के लिए हमने इशारे और कनाए का इस्तेमाल करते हैं, तशबीह का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, स्पीच के पैकर। आई होप के समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा, व्हाट आर द फिगर ऑफ स्पीचेस। फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं किसको? फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड। ये क्या फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। आम अल्फाज जो बोलचीत हम जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं आम तरह से, उससे वो थोड़ा सा हटके होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस, ताकि उसकी जो है ना असर और ज़्यादा मजबूत हो जाए। समझ में आई बात? जैसे हम आमतौर पे बोले ना एक बात, लेकिन मैंने जैसे एक बार को कहा और आपको समझ में नहीं आया, तो आपने फिर पूछा, तो और या मैंने किसी काम को करने को मना किया कि मत करो वो काम, लेकिन आप वो काम फिर किए, तो मैं कहूँगा कितनी बार मैं कह चुका हूँ, सैकड़ों बार कह चुका हूँ कि ये काम मत करो, फिर भी तुम करते हो। तो यानी अपनी बात को मैंने क्या किया और उसको बढ़ा के कहा कि सैकड़ों बार, जबकि मैंने सैकड़ों बार वाकई में नहीं कहा। समझ में आ रही बात? तो अपनी बात को वज़न देने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए, उसके अंदर ब्यूटी लाने के लिए हम इन सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर हो गई बात? अरे समझ में आया? तो उसके आगे हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं, वो भी देख लें। तो उम्मीद है कि फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, द फिगर ऑफ स्पीच लिस्ट इज ओवर 100 बट सम कॉमनली यूज टाइप्स आर गिवन अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। तो इसकी लिस्ट जो है तकरीबन सैकड़ों से ज़्यादा है। इसमें जो है ऐसे सैकड़ों हैं, लेकिन हम लोग कॉमनली जो है कुछ हैं जो आमतौर पे इस्तेमाल करने की चीज़ें होती हैं, उसका जानना ज़रूरी होता है। पूरा जानने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा मोड़ा जान नॉलेज होना चाहिए ताकि वो उसे काम हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं सिमिली के बारे में। इन सिमिली टूल अनलाइक थिंग्स आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड। सिमिली के अंदर दो अनकॉमन मैंने कि या डिफरेंट बोल सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उसको हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिटली में क्लियरली और इन एलेबोरेटली, और उसको बोल सकते हैं डिटेल कंपेयरिंग, और उसको और बोल सकते हैं हाँ क्लियरली बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ बता रहे हैं कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको हम कंपेयर जब करते हैं तो हम उसको सिमिली के ज़रिए भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर, सी इज़ लाइक अ फेरी। तो फेरी मतलब परी, और शी एक ह्यूमन है, वो कोई लड़की है, और फेरी जो है एक परी का नाम होता है। दोनों डिफरेंट क्रिएशन है। ठीक है, अब हम दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी निकाल रहे हैं। सिमिली मतलब सिमिलरिटी, दोनों में क्या सिमिलर है, तो ये दोनों ब्यूटी में सिमिलर हैं। तो हम उसको बता रहे हैं कि वो इतनी खूबसूरत है जैसे कि मानो कि परी है वो। अब वो बहुत खूबसूरत बोल सकते थे, लेकिन इसी को बढ़ाकर बोलने को, अपनी बात के अंदर ताकत और खूबसूरती लाने के लिए यही चीज़ होता है, इसको बोलते हैं सिमिली। क्या है कि वो मानो जैसा जैसे एक परी है बिल्कुल, मतलब हम इसको बोल सकते हैं वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम उसको क्या से कंपेयर कर दिए? फेयरी से कंपेयर किए, और उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया हमने, लाइक। तो जब लाइक हो, उसी तरह यहाँ पर सो है, एज है, एज, सो और लाइक, अगर ये तीनों वर्ड का किसी जगह आपको इस्तेमाल दिखता है और दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, तो वो सिमिली कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं थोड़ा सा,
मूव करते हैं, मेटाफर की तरफ आते हैं। मेटाफर क्या होता है? इट इज़ एन इनफॉर्मल और इम्प्लाइड सिमिली इन विच लाइक एज सो आर ओमिटेड। अच्छा, ये भी एक इनफॉर्मल है, ये भी दो अपोजिट चीज़ों को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है, जैसा सिमिली में करते हैं, सिमिलरिटी के अंदर, उसके अंदर सिमिलरिटी निकालते थे। तो दोनों अपोजिट चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, लेकिन इसमें लाइक एज और सो का इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं मेटाफोर। अगर लाइक एज और सो है तो वो सिमिली है, और नहीं है तो ये मेटाफोर है। क्लियर हुई बात? अब इस एग्जाम्पल है ही इज़ लाइक अ लायन, तो ये लाइक अ लायन वो एक शेर जैसा है, उसको बहादुरी को हम कंपेयर कर रहे हैं शेर से। तो हम वो बहुत बहादुर बोल सकते थे, लेकिन हम उसको बोल रहे हैं कि वो शेर जैसा बहादुर है, ठीक है, वो एक शेर जैसा बहादुर है, ठीक। तो अब ये लाइक है, तो ये हो गया, लाइक से पता चल गया कि सिमिली है। अब उसी तरह हम बोल रहे हैं ही इज़ अ लायन, वो एक शेर है, वो मानो एक शेर है, तो वो उसको कंपेयर किया शेर से, और ये हो गया, इसमें एज और सो और लाइक का इस्तेमाल नहीं है, ये हो गया मेटाफर। आई बात समझ में? सो इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स मेटाफर आर अंडरलाइंड। अभी नीचे जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें मेटाफर का जो है उसको अंडरलाइन उन्होंने किया है, देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इसमें है सी इज़ अ स्टार ऑफ आवर फैमिली, वो हमारे ख़ानदान का एक सितारा है। तो हम ख़ानदान को और उसको कंपेयर कर रहे, उसको कंपेयर कर हमारे ख़ानदान के सितारे से। तो इम्पोर्टेंस बता सकते थे, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए हम उसको सितारा बता रहे, तो हम उसको स्टार जो है वो मतलब हेवनली बॉडीज़ है ना, और ह्यूमन सी वो ह्यूमनली पर्सन है, तो ह्यूमन और स्टार को हम दोनों को कंपेयर कर दिए। तो यहाँ पर एज और लाइक नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेटाफर। क्लियर हुई? उसे द चाइल्डहुड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का बचपन। तो वर्ल्ड का कोई बचपन और जवानी तो है नहीं, ना कोई इसका बुढ़ापा नज़र आता है, लेकिन हम वर्ल्ड को कंपेयर करें इंसान से, इंसान के बचपन से, यानी कि शुरुआत को हम बोल सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड को हम उसको चाइल्डहुड से मेंशन कर रहे हैं कि वो दुनिया की वो शुरुआत है। तो इसको कहते हैं, ये भी क्योंकि इसमें एज और लाइक नहीं है, हम इसको भी मेटाफर कह सकते हैं। द एंगर ऑफ द टेम्पेस्ट, यानी कि जो जज्बाती किस्म के लोग होते हैं, फ़ौरन गुस्सा आ जाते हैं। तो ये गुस्सा किसका? टेम्पेस्ट का गुस्सा। तो टेम्पेस्ट फ़ौरन गुस्सा होता है, मैंने उसके गुस्से को हमने कंपेयर किया एक टेम्पेस्ट से जो बिकम एंग्री वेरी सून, ओके, बस पल भर में वो जल्दी गुस्सा आ जाता है, ऐसा गुस्सैल किस्म का आदमी होता है। तो हम उसके गुस्से को कंपेयर कर दिए, वो ऐसा गुस्से है जैसे कि वो गुस्सैल फ़ौरन टेम्पेस्ट है बिल्कुल। और उसी तरह डिसाइडफुलनेस मैंने धोखेबाज ऑफ द रिचेज, यानी कि हम रिचेज जो अमीर दौलत होते हैं, दौलत से भी बोल सकते हैं, अमीरी से भी बोल सकते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत धोखेबाज होते हैं। कैसे धोखेबाज है वो? जैसे कि रिचेज। तो एज और लाइक नहीं है इसमें, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? ये मेटाफॉर है। शी इज़ नाउ एंड इन द सनसेट ऑफ हर डेज, सनसेट वो अब क्या है? सनसेट के, अपने ज़माने के सनसेट पर है, यानी कि अब सूरज डूबने वाला वक्त है, यानी कि उनका आखिरी वक्त चल रहा है। तो अब उनको हम ये बोल सकते हैं शी इज़ वेरी एजेड बोल सकते थे, या अब सी इज़ नाउ गोइंग टू डाई बोल सकते थे। अब उनको हमने खूबसूरत बना के सेंटेंस बताया कि सी इज़ नाउ इन द सनसेट ऑफ हर डेज, अब उनके ज़िंदगी के दिन गुरूब, सूरज गुरूब होने के दिन आ चुके हैं। आई होप कि समझ में आ गया ये दो चीज़ें। क्लियर हुई बात? नहीं हो तो बताएं, फिर से मैं एक्सप्लेन और करूँ। अब तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन मतलब पर्सन से बना, इसमें दिख रहा पार्ट ऑफ पर्सन, यानी कि रिलेटेड विद द ह्यूमन, ओके। सो पर्सनिफिकेशन इज़ एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन क्वालिटी ऑफ पर्सनल नेचर, मीन्स नेचर दैट इज़ नेचर ऑफ ह्यूमन, ओके। सो पर्सनिफिकेशन क्या है? एक खूबी है, क्वालिटी है, वो इंसानों की खूबी और क्वालिटी को कहते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंस है, और कैरेक्टर ऑफ इंटीमेट है ना, इंटीमेट करना, इन एनिमेट करना ऑब्जेक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट नोशन। सो कुछ ऐसे एग्जांपल्स, इंटेलिजेंस और कैरेक्टर, खूबी, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी चीज़ों को ऐसा एनिमेट करके बताना जैसे कि वो इंसान हो, या ऐसा आइडिया जो नाउन बन जाए, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नोशन, नोशंस मीन्स आइडिया, तो ऐसा जैसे कोई आइडिया जो है वो नाउन बनकर आए, इन इंसान, ह्यूमन, नाउन कौन हो सकता है? पर्सन बनकर आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन सम फ्रेजेज वी यूज़ द फ्यूरियस स्टॉर्म, के हम कभी कभी फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि, अच्छा मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊँ। पर्सनिफिकेशन मतलब ऐसा चीज़ जो कि वो ह्यूमन क्वालिटी की ही है, इंसानों की ही वो सिफत है, वो खूबियाँ हैं, दूसरे के अंदर वो पाई नहीं जाती।
ऐसे को अगर हम किसी से अटैच करते हैं, ऐसी खूबी को, तो वो हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सूरज मुस्कुराता है। सूरज मुस्कुराता है, मुस्कुराना क्या आपको कहीं दिखता है कि मुस्कुरा रहा कैसे सूरज? ये मुस्कुराना, रोना, ये सब जो है इंसानों की फितरत है, इंसानों की क्वालिटी है। किसी और ही ह्यूमन के अलावा किसी की भी वो खूबी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ठीक इसी तरह ये भी जो है, अगर कोई बोले कि वो सूरज मुस्कुराता है, तो ये क्या हो गया? पर्सनिफिकेशन पार्ट है। ठीक है। फ्यूरियस स्टॉर्म, स्टॉर्म कैसा है? फ्यूरियस है, बिल्कुल गुस्से में है स्टॉर्म, मतलब बहुत तेज है, मतलब कहने का मतलब है तेज हवा। गुस्से में आदमी होता है क्या करता है? वो बहुत जज्बाती होता है और काम को बहुत जल्दी करता है, और फिर गुस्से में बहुत सारा काम मतलब गलत कर जाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये स्टॉर्म भी जो है ऐसा स्टॉर्म है, वो बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है, इसको गुस्सा वाला स्टॉर्म कह सकते हैं। द थर्स्टी ग्राउंड, ज़मीन बहुत प्यासी है। प्यास इंसान को लगती है और या एनिमल्स को भी लग सकती है, लेकिन ज़मीन को प्यास लगी है। तो अब ये जो क्वालिटी थर्स्टी की है ज़मीन के साथ जुड़ा, ये हो गया पर्सनिफिकेशन। एंड पिटीलेस कोल्ड, इतनी सर्दी है कि जैसे पिटीलेस के मतलब होता है बेरहम, जालिमाना सर्दी। ओके, तो ये जुल्म ज़्यादती ये इंसानों की सिफत में है। सर्दी गर्मी मौसम के अंदर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सम अदर एग्जाम्पल्स आर, तो इसको हम जो बोलते हैं वो पर्सनिफिकेशन कहलाता है ये सब। ठीक है, लिटिल सॉरोज सिट एंड वीप, यहाँ पर सॉरोज नहीं होगा, यहाँ पर स्पैरोज होगा। ठीक है, लिटिल स्पैरो सिट एंड वीप, वो छोटा सा जो परिंदा है वो बैठा और रोने लगा। तो वो ठीक है, ये रोना जो है वो जानवर नहीं जानते, रोना जानवरों को नहीं आता। क्लियर है? द डिश रैन अवे विथ द स्पून, डिश भाग गया स्पून के साथ। तो ये रैन समझ में आ रही बात? स्पून और डिश ये जो है नन ह्यूमन है और नन लिविंग थिंग है ये सब, लेकिन ये बिहेव कैसे कर रहे हैं? रैन अवे मतलब भाग गए। तो ये क्या है? ये सब पर्सनिफिकेशन कहलाएंगे। आई होप के समझ में आया आपको। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, हाइपरबोली पढ़ते हैं आज। हाइपरबोली, हाइपर के माने होता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम माने एक्सेस, कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता और बढ़ा चढ़ा के कहने को कहते हैं। हम इसको हम थोड़ा सा हाइपरबोली, इट इज़ द एक्सट्रीम एक्सैजरेशन ऑफ आइडियाज़ टू ले emphasize और कैच द रीडर्स अटेंशन। तो हाइपरबोली एक ऐसा क्या बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच है जो एक्सट्रीम एक्सैजरेशन, बहुत बढ़ा एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के कहता है किसी बात को, आइडिया को क्या करता है? बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। टू ले एम्फेसाइज, ताकि उसको ज़ोर दे के किया जिस पर उसका रीडर्स पे अटेंशन अट्रैक्ट हो। क्यों देते हैं बढ़ा चढ़ा के बात कहते हैं? ताकि रीडर को उससे ज़्यादा मुतासिर किया जाए और अपनी बात में वज़न पैदा किया जाए। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने लिखे हैं। आई हैवेंट मेट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक एग्जाम्पल है ये। तो मैंने उससे कई दिनों से नहीं मिला, मैं से कभी कई दिनों से नहीं मिला। तो हम ये सिंपल सेंटेंस है, एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन हम उसी को हम क्या कह रहे हैं? आई हैव नॉट मेट हिम सिंस एजेस, मैं उससे सदियों से नहीं मिला। तो सदियाँ कोई ऐसा नहीं होता, एजेस मतलब फॉर मेनी ईयर्स। तो यहाँ पर मैंने कई दिन से नहीं मिला, तो उसको हम बताना चाह रहे थे कि भाई वाकई काफ़ी दिन हो गए तुमसे मिले हुए, लेकिन हम यहाँ पर उस बात को बढ़ाकर क्या कह रहे हैं कि हम तो सदियों से नहीं मिले तुमसे। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया। अच्छा, एक और नॉर्मल सेंटेंस है, ही रैन फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। ठीक है, अब हम उसको क्या कह रहे हैं कि ही रैन फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट, वो लाइट की स्पीड से भी तेज़ दौड़ता है। तो मतलब इससे ज़्यादा किसी की स्पीड हो भी नहीं सकती। तो लाइट की स्पीड के मुताबिक बता रहे कि वो बहुत तेज़ दौड़ता है, उसकी दौड़ने की सलाहियत को बता रहे कि वाकई वो बहुत दौड़ता है, बहुत बहुत तेज़ दौड़ता है। तो उसको हमने मिसाल किससे जोड़ दिया? स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर किया, और ये जो है ये उसकी बात को बढ़ाकर कहना हुआ। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया। उसी तरह हम और भी कहते हैं, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, मैं कई मरतबा तुमसे कह चुका हूँ, कई मरतबा कहा हूँ। और इसी को हम इस तरह बोल सकते हैं, आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मैंने मिलियन दफ़ा, लाखों दफ़ा बताया है आपको, लाखों मरतबा कह चुका हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ को जो है हम लोग बोलते हैं सैकड़ों मरतबा कह चुका हूँ, हज़ारों बार तुमसे कहा हूँ। तो हम हज़ारों बार कहते नहीं है, लिटरली वो मीनिंग नहीं होता, लेकिन अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के कहने को कहते हैं हाइपरबोली। आई होप के समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर जी, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद जो नया और नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारे लिए है वो यही है, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म, बाय यूजिंग यूफेमिज्म
वी स्पीक इन एग्रीएबल एंड फेवरेबल टर्म्स ऑफ सम पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट विच इज़ ऑर्डिनरीली कंसिडर्ड अनप्लीजेंट एंड डिसएग्रीएबल। यूफेमिज्म का इस्तेमाल उस जगह करते हैं जब हम कोई बात, अगर हम उसको ऐसी बात कहें कि उसको बुरा लग जाए, बहुत जल्दी वो नाराज़ हो जाए, तो हम उस बात को कुछ दूसरे अंदाज से कहते हैं ताकि उनको कम असर पड़े। समझ में आ रही बात? जैसे हम किसी को कहते हैं कि जैसे यू आर अ लायर, हम बोल सकते थे कि या तुम झूठ बोलते हो या तुम झूठी बातें करते हो, तो ऐसे में क्या होगा, वो आदमी भड़क जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। तो हम उसको उसी तरह कहेंगे ही इज़ टेलिंग अस फेरी टेल। वो फेरी टेल क्या होता है? ऐसी कहानियाँ जो मनगढ़ंत होती हैं, खुद से बनाई जाती हैं। और झूठ क्या होता है? झूठ भी होती है, अपने से बनाई हुई चीज़ को कहते हैं। तो हम उसको बोलेंगे जैसे ही इज़ टेलिंग अस लाई, हम लाई की जगह पे क्या बोल सकते हैं? फेरी टेल। अब वो बात वही बात है, दूसरे अंदाज से हमने कहा, लेकिन मकसद एक है और उसको असर भी नहीं हुआ। ठीक है। उसी तरह जो है ही हैज़ फॉलन अस्लीप, अब हम बोलेंगे मतलब यहाँ पर जो है ही इज़ डेड, हम बोल देंगे कि वो मर गया है, तो ये बुरी बात होती, उसके रिश्तेदारों को बुरा लगता। अब हमने उसी को ऐसा कहा कि ही हैज़ फॉलन अस्लीप, वो गहरी नींद में सो गया है कि अब दोबारा उठ नहीं सकता। तो बात वही है, हम उसको अनप्लीजेंट वे से प्लीजेंट वे में ला रहे हैं। तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं जो किसी अनप्लीजेंट वर्ड की जगह पे इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं समझे? अगर हम किसी को कह देंगे, जैसे एग्ज़ाम के दौरान होता है, आपका नाम आया फेल, तो फेल्ड बोला तो कितना बुरा लगेगा किसी को भी, है ना? बहुत गलत बात होगी उसके लिए। हम उसको बोलेंगे, एक वर्ड आता है क्वालिफाई, है ना? क्वालिफाइड लिखा होता है, क्वालिफाइड रिजल्ट में लिखा होता है पास्ट या क्वालिफाइड, पास नहीं लिख करके लिख दिया, क्वालिफाइड लिख दिया, मतलब ये अच्छी वर्ड लग रहा है कि हाँ वो क्वालिफाई कर चुका है, पास हो चुका है। और फेल होने को क्या बोलेंगे? अनक्वालिफाइड। ठीक है, नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, नॉट क्वालिफाइड। तो हम फेल की जगह पे क्या लिखेंगे? नॉट क्वालिफाइड, के फेल, नाकाम हो गया, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इससे क्या होता है, वो बात उसको लगती है थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से। एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर कोई कहे कि हिज फादर डाइड, उसके वालिद मर चुके हैं, तो हम उसको इस तरह से हिज फादर पास्ड अवे। पास्ड अवे और डाइड में दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन पास्ड अवे थोड़ा सा वो गुजर गए हैं, वो थोड़ा सा उससे हल्का वर्ड है, जो प्लीजेंट वर्ड है, फेवरेबल टर्म है, और वो दूसरे पर उतना ज़्यादा गलत असर और नेगेटिव वे से नहीं सोचेगा आदमी, उसको पॉजिटिवली लेगा। आई होप कि समझ में आया। तो जो चीज़ जहाँ पर हम कोई ऐसी बात कहें जिससे वो उसका गलत मतलब जाए या उसको तकलीफ़ हो या नेगेटिव मैसेज जाए, तो उसको हम चेंज करके दूसरा वर्ड लगाते हैं, उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया। हम पढ़ते हैं ऑक्सीमोरोन एक फिगर ऑफ स्पीच है ये, विच कम्बाइंस टू सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी एंड इनकॉन्ग्रुअस वर्ड्स फॉर शार्प एम्फेसिस और इफेक्ट। सो बता रहे कि फिगर ऑफ स्पीच ये क्या? ऑक्सीमोरोन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कॉम्बाइन करते हैं दो एक जैसे दिखने वाले कॉन्ट्राडिक्ट सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि जो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हैं, अपोजिट हैं और इनकॉन्ग्रुअस हैं, जो सो दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरोन कहते हैं, जिसका मकसद होता है उस पर जो है इफ़ेक्ट डालना। ठीक है, उस पर ज़ोर देकर कहना या उसके एम्फेसाइज, उसको जो है शार्प एम्फेसाइज करना या उस पर इफ़ेक्ट डालना, उसको खूबसूरत बनाने का मकसद होता है। तो ऐसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें दोनों अपोजिट होते हैं वर्ड, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरोन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे है डार्कनेस एंड विजिबल। तो डार्कनेस तो समझ में आ गया, जिसमें डार्कनेस में हम देख नहीं सकते, अंधेरे में हम क्या देख सकते हैं, लेकिन वहाँ बताया विजिबल है, ऐसा डार्क नहीं जिसमें विजिबल हो, जिसमें देखना मुमकिन हो। मेक हेस्ट स्लोली, अब हेस्ट के माने क्या होता है? हेस्ट के माने हरी और स्लोली मतलब धीरे, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। और भी हम देखते हैं लविंग और हेट, तो लविंग एंड हेट, लव और हेट एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन हम यहाँ पर लविंग हेट कर रहे हैं ताकि वो चीज़ और भी समझ में आए। चलिए हम और भी देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर भी कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ऑक्सीमोरोन, अ स्पीच विथ टू वर्ड्स, यहाँ पर देखें हम लोग, अ स्पीच विथ टू वर्ड्स कंट्राडिक्ट ईच अदर, एक ऐसा स्पीच जिसमें दो वर्ड्स हों
दोनों एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो। तो जैसे कि शी इज़ प्रीटी अगली। अब ये प्रीटी अगली, प्रीटी के माने होता है खूबसूरत होता है, और अगली माने बदसूरत। तो लेकिन यहाँ प्रीटी का दूसरा मीनिंग होगा क्वाइट, पता है ना। शी इज़ क्वाइट अगली यानी कि वो कुछ हद तक बदसूरत है। उसी तरह नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल के माने होता है रियलिटी, एक्टिंग माने कोई एक्टिंग कर रहा है मतलब बनावटी दिखावा, तो नेचुरल, इट्स अ रियल एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग। तो हम कोई बोलते हैं ना जैसे ही इज़ अ नेचुरल एक्टर, मतलब वो नेचुरल में कुदरती तौर पर दिखावा करने वाला है, एक्टिंग करने वाला है। खैर उसी तरह ही वॉज फाउंड मिसिंग, तो ये फाउंड और मिसिंग ये क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हैं, अपोजिट हैं, लेकिन ऐसे ही वर्ड्स को, ऐसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं ऑक्सीमोरोन। तो आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको, जैसे ओरिजिनल एंड कॉपी। तो ओरिजिनल, इट्स द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आई हैव। सो ओरिजिनल कॉपी, तो ओरिजिनल भी है ये और ये कॉपी भी है। तो ओरिजिनल मतलब रियल, मेन, और कॉपी जिसकी मेन की कॉपी की जा सकती है, जेरोक्स पार्ट। तो ये चीज़ें जब हम दो कॉम्बिनेशन को, दो ऐसे वर्ड को जिसमें दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट हों, तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वर्ड्स को क्या कहेंगे, ऑक्सीमोरोन कहेंगे। आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है। ओके, हमारा जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम जिसके बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है एलिट्रेशन है। ये रिपीटेशन, एलिट्रेशन के माना क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल, यानी कि उसी लेटर का या उस सिलेबल का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। बार बार वो वर्ड, वो सिलेबल या वो लेटर जो है रिपीट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में उस लेटर का, शुरुआती लेटर का या सिलेबल का बार बार वो क्या होता है, क्या होता है उसको बोलते हैं रिपीटेशन होता है, उसको कहते हैं एलिट्रेशन। जैसे कि बाई एप्ट एलिट्रेशन आर्टफुल, इसमें अ सो ए, ये ए इसमें क्या हो गया, रिपीटेशन है, ये क्या हो गया, एलिट्रेशन कहलाएगा। उसी तरह है ग्लिटरिंग थ्रू द ग्लूमी, तो ग एंड ग, ग्लूमी एंड ग्लिटरिंग, इसको ग ये क्या है, एलिट्रेशन है। उसी तरह द फरो फॉलोज, फ्री और भी होना चाहिए, द फरो एंड फॉलोज, सो फरो एफ एंड एफ, फ इज अ रिपीटेशन, एलिट्रेशन कहते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं अभी थोड़ा सा। तो यहाँ देख लें एलिट्रेशन के माना क्या लिखा है इसमें। Alliteration, it is the repetition of series of words having the same initial consonant sound। इसमें बता रहा कि consonant sound जो होता है, शुरुआती consonant sound, उसका वो वर्ड्स के शुरुआत में जो consonant sound होता है वो बार बार रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ रिदम और म्यूजिकल इफेक्ट, तो ये क्या करता है, वो रिदम पैदा करता है या म्यूजिकल इफेक्ट लाता है, इस वजह से उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। आपने देखा होगा टंग ट्विस्टर का भी, टंग ट्विस्टर नहीं बोलते हैं ना उसको, आप लोग जैसे ज़ुबान में बोलते हैं 12 ट्विंकलिंग स्टार ट्विंकल्स 12 टाइम्स, ओके, ऐसा इसको बोलते हैं टंग ट्विस्ट, यानी कि ज़ुबान पर जो बैठती नहीं है वो बातों को कहते हैं। तो इस तरह जो है क्या बोलते हैं, इसको म्यूजिकल इफेक्ट लेने के लिए हम लोग क्या एलिट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर है ही वॉज सेलिंग द शेलिंग बाय द सी शोर, तो एस इसमें श, तो श ये जो है बार बार रिपीट हो रहा। इसी तरह फीलिंग लेजी, ही लेड लो एंड लाउंज, सो फीलिंग लेजी ही लेड लो इन द लाउंज, सो ल एंड ल ये क्या हो गया, रिपीटेशन है, इसी को बोलते हैं एलिट्रेशन। उसी तरह द जेंटलमैन जम्प्ड इन जुबिलेंट, सो जेंटलमैन जम्प्ड एंड जुबिलेंट, ये क्या होगा, ये जंप एंड जुबिलेंट ये नहीं होगा, इसमें जंप एंड जुबिलेंट ये क्या है, एलिट्रेशन कहलाएगा, क्योंकि ज दोनों में सेम है। हिज लव लैंग्वेज डिड इन द लाइमलाइट, तो इस तरह जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ल एंड ल इज़ अ रिपीटेशन एंड दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। आई होप कि समझ में आ गया होगा ये भी अच्छे से। द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ पन। पन का यूज़ क्या होता है, पन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। ये क्या कहता है, दिस कंसिस्ट ऑफ अ प्ले ऑन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। ये प्ले के अंदर कई मीनिंग बताता है एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं और उससे एक मजाक मकसद होता है। इट्स इफेक्ट इज़ ऑफन ल्यूडिकोरस,
लिडिक्रस मीन्स होता है ह्यूमरस, सो फनी। ओके, सो फन के पर्पस पर ये फन का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, एक ही सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जिसके दो मीनिंग होते हैं। तो समझ में आ रही बात। और वो बेसिकली आदमी, अब चाहे रीडर किसी तरह भी उसको ले जाए, वो बेसिकली जो है वो क्या करता है, वो चाहता है कि रीडर उसके वर्ड के अंदर दाखिल हो जाए, घुस जाए और डीप सर्च करके उसका रियल मीनिंग निकाल के लाए। तो अपने एतबार से वो ले ले, जो समझ में आता है उसको ले ले। ठीक है, तो ये रिडिकुलस वर्ड होता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। हम देखते हैं थोड़ा सा, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, क्या ज़िंदगी जीने के लायक है। तो इसके बाद बता रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, ये लीवर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर लीवर जो है एक पन है, मतलब लीवर कैसे पन है ये डिपेंड करता है। क्या पूछ रहा सवाल कि क्या ज़िंदगी जीने के लायक है, तो ये इसने जवाब दिया कि इट डिपेंड्स ऑन द लीवर, ये डिपेंड करता है लीवर पर। लीवर के एक मीनिंग होता है रहने वाला, ने जो लिव करता है, लिविंग पर्सन, ये लिव रहने वाले पर डिपेंड करता है। और दूसरा लीवर के एक मीनिंग होता है जो आंत है ना, इंटेस्टाइन को बोलते हैं लीवर। ठीक है, तो ये उसके मीनिंग पे भी आ सकता है। तो अब ये आपका लीवर अगर मजबूत है, यानी कि आंत आपकी मजबूत है, तो आप आप लाइफ अच्छी तरह जी सकते हैं। ठीक है, एक मीनिंग ये निकलता है। और दूसरी मीनिंग ये रहने वाले पे डिपेंड करता है। लिव माने, लीवर मीन्स हु लिव्स, जो रहता है। और भी मीनिंग है लीवर के, लेकिन फिलहाल अभी दो मीनिंग पे हम डिपेंड कर देंगे। तो यहाँ पर एक लीवर के दो मीनिंग निकले। एक के माना होता है लीवर के माना, एक होता है पर्सन हु लिव। ओके, और द सेकेंड मीनिंग इज देयर इंटेस्टाइन। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया। इसी तरह और भी मैं एग्जाम्पल आपको देखा था। अब यहाँ देखते हैं, ये भी पन के बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा था। इट इज़ ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग सॉर्ट ऑफ जोक्स। ये एक ह्यूमरस प्ले होता है वर्ड्स के साथ। ऑन वर्ड्स यहाँ पर डिफरेंट हो, ऑन अलग होगा, वर्ड्स अलग होगा। यानी कि ये लफ्ज़ों का खेल है, लफ्ज़ों का हेर फेर है, वर्ड्स का ही जो है गेम है। आप वर्ड्स का इस्तेमाल ऐसा करते हैं जिससे मीनिंग, दोहरी मीनिंग निकलती है। उसका मकसद होता है, सॉर्ट ऑफ जोक होता है। ठीक है, क्रिएट्स वेजनेस, मतलब अनक्लियरनेस पैदा करता है वहाँ पर। एंड फोर्स द रीडर टू थिंक इन अ डीपर वे, और मजबूर करता है रीडर को कि वो थोड़ा सा गहराई के अंदर जाकर सोचे कि उसकी क्या मीनिंग निकलेगी। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर एग्जाम्पल एक और मैंने पहले दिया था, एक दूसरा मीनिंग यहाँ पर, द हॉर्स इज़ अ स्टेबल एनिमल। ठीक है, हॉर्स इज़ स्टेबल। अब स्टेबल के मीनिंग दो होते हैं, एक अस्तबल होता है और स्टेबल माना होता है जो, दूसरा मीनिंग होता है इसका फिक्स्ड, फर्म, मुस्तहकम। ठीक है, जमने वाला, मतलब मुस्तहकम, अपनी बात पर अटल रहने वाला। तो घोड़ा कैसा जानवर है, तो अब एक मीनिंग निकला इसका अस्तबल में रहने वाला जानवर है, और दूसरा मीनिंग निकल सकता है कि एक फिक्स्ड एनिमल है और पलटने वाला नहीं है ना, भागने वाला नहीं है जानवर, स्टेबल है। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखते हैं फिशर्स। अब ये स्टेबल के दो मीनिंग हो गया। ठीक है, आपको जो समझ में आता है आप उसको इस्तेमाल करें, इसी को बोलते हैं पन। फिशर्स आर स्मार्ट, फिशर्स स्मार्ट होते हैं। क्यों स्मार्ट होते? बिकॉज दे लिव इन स्कूल, क्योंकि वो स्कूल में रहते हैं। तो फिशर्स बने, यहाँ फिशर्स नहीं है, यहाँ पर फिशर्स होना चाहिए, मिस्टेक है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक और टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पर फिशर्स है, फिशर्स आर स्मार्ट। ठीक है, फिशेज आर स्मार्ट बिकॉज दे लिव इन स्कूल। मछलियाँ स्मार्ट होती हैं क्योंकि वो स्कूल में रहते हैं। तो स्कूल में रहते हैं, क्या मतलब स्कूल में रहते हैं? अब स्कूल के मीनिंग ये है कि वो स्कूल में जाते होंगे, तभी तो स्मार्ट है वो। स्कूल में जाने वाला कोई भी पर्सन स्मार्ट हो सकता है। दूसरा, अ ग्रुप ऑफ फिश को बोलते हैं स्कूल। हाँ, आपने जो पढ़ा ना वो कलेक्टिव नाउन में आपने देखा होगा, बंच ऑफ फ्लावर्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ठीक, उसी तरह अ शोल और अ स्कूल ऑफ फिशेस। ठीक है, मछलियों के झुरमुट को क्या कहते हैं? स्कूल, या शोल भी कहते हैं, SHOAL, शोल। ठीक है, तो स्कूल यहाँ पर क्या मीनिंग है? हर्ड की मीनिंग में आएगा। ठीक है, हर्ड ऑफ डॉग्स हर्ड ऑफ काउस बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये स्कूल दो मीनिंग, तो स्कूल के दो मीनिंग यहाँ पर आएंगे। क्लियर हुई बात? तो पन इसी को बोलते हैं। पन जो इस्तेमाल होता है वो एक ही वर्ड का, वो वर्ड का गेम होता है। वर्ड को ऐसा इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें दो मीनिंग आती है और ह्यूमरस मकसद होता है। अच्छा, आई वॉज इंजॉयड। अब दूसरा देख लेते हैं, एक और है इसमें, आई इंजॉयड द प्ले, इट वॉज फन टू वॉच। अभी मैंने इंजॉय, अब प्ले के माना, प्ले दो मीनिंग होता है। एक प्ले माने कोई खेल होता है, कोई गेम है, और प्ले माने ड्रामा भी होता है। तो अब इसमें आपको जो मीनिंग समझ में आता है आपको यूज़ करना चाहिए। आप उसके बारे में सोचेंगे कि किसके बारे में है। दैट इज़ कॉल्ड
पन। ओके, और उसी तरह यू वेयर राइट सो आई लेफ्ट। तो अब ये राइट के माना दो मीनिंग होगा, एक राइट माने होता दायां और एक राइट के माने सही। ठीक है, तो आप दाएं थे इसलिए मैं बाएं में था। ठीक है, और दूसरा मीनिंग होगा कि आप सही थे इसलिए मैं चला गया। ठीक है, समझ में आई बात। लेफ्ट के माने भी बायां और जाना, राइट में सही। और तो यह दोनों वर्ड के मीनिंग अलग अलग हैं, तो इसी को बोलते हैं पन। आई होप कि समझ में आ गया कि वर्ड का गेम है और मकसद इसका होता है ह्यूमरस क्रिएट करना होता है, और उस वर्ड के अंदर वो क्रिएट्स वेजनेस। वेजनेस मतलब क्लियर नहीं करता कि वो बात क्या कहना चाह रहा। अब वो रीडर्स पे डिपेंड है, वो किस तरह उसको सुनना चाहता, लेना चाहता है। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, ओके, लुक एट हियर। ये अभी मैं एक और वीडियो भेजूंगा इसके साथ, एक छोटा सा वीडियो है। आयरनी और सरकाज़्म दोनों सेम होते हैं। आयरनी मतलब होता है, और सरकाज़्म का माने ताना मारना होता है ना, जैसा मिसाल के तौर पर तंज करना भी बोल सकते हैं इसको, है ना, मॉक करना, मजाक करना, तंज करना किसी चीज़ पर। तो तंज करना समझते ही ना किस मकसद से करते हैं। सो बी इन दिस मोड ऑफ स्पीच द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड मीनिंग। यानी कि इसमें जो स्पीच, मोड ऑफ स्पीच में, फिगर ऑफ स्पीच में जो रियल मीनिंग होता है वर्ड का, वो डिफरेंट होता है उसके जो से मतलब निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल है द चाइल्ड ऑफ कॉबलर हैज़ नो शूज़। अब ये बिल्कुल एक सरकाज़्म है, आयरनी है ये, कि क्या मतलब इसका, जो चाइल्ड ऑफ कॉबलर यानी कि जो कॉबलर है, जूता बनाने वाला है, उसका बच्चा, उसके पास जो शूज़ नहीं है। तो ये तो अजीब सी बात है, तंज कर रहा है कि देखो ये कॉबलर का बच्चा है, इसके पास जूते ही नहीं है। तो आयरनी भी एक पार्ट है जो इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। आयरनी Irony is the mode of speech in which the real meaning is the exact opposite of what is literally being said. Irony एक मोड ऑफ स्पीच है, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें क्या कहता है, जो रियल मीनिंग होती है वो बिल्कुल अपोजिट होता है उसके लिटरली मीनिंग से। यानी जो बात कह रहा है उससे वो बिल्कुल अपोजिट मतलब निकलता है। प्यारी बात समझ में, यानी कि कहना कुछ चाहता है और बातें वहाँ पर कुछ लिखी होती हैं। लिटरल डिक्शनरी के अतबार से बात कुछ और हो निकलेगी, और लेकिन जो कहने का अंदाज़ है और सारी चीज़ें, इससे पता चलेगा कि वो कुछ और कह रहा है। ठीक है, तो चलिए वो हिंदी में आप देख लें, मुझे हिंदी तो नहीं आती ज़्यादा। इसमें तीन तरह के आयरनी बताते हैं। एक वर्बल आयरनी होता है, ड्रामेटिक आयरनी और सिचुएशनल आयरनी। अच्छा, वर्बल आयरनी मतलब होता है जो क्या बोले, कम्युनिकेशन वाली आयरनी, यानी कि जो बातचीत में होती है। तो हम उसको देखेंगे आगे कि वो वर्बल आयरनी होती क्या है। आई होप के समझ। उसके बाद ड्रामेटिक आयरनी देखेंगे और सिचुएशनल आयरनी भी देखेंगे। आयरनी के हम लोग जो माने होता है सरकास्म करना, टॉन्ट करना, ताना मारना, है ना, ये भी मीनिंग होते हैं इसके। जी, अब इधर देखते हैं आयरनी। वर्बल आयरनी में क्या पार्ट है हमारे पास। वर्बल आयरनी में क्या बता रहा है, इट ऑकर्स व्हेन अ स्पीकर सेज वन थिंग बट मीन्स अनदर। इस वर्बल आयरनी में बातचीत के दौरान आदमी, स्पीकर जो कुछ कहता है, एक चीज़ कहता है लेकिन उसका मतलब दूसरा निकलता है। सो वर्बल आयरनी के तीन पार्ट होते हैं। अब उसमें कौन कौन से हैं, एक ओवर स्टेटमेंट होता है, एक अंडर स्टेटमेंट होता है, और एक सरकाज़्म होता है। तो ओवर स्टेटमेंट माना होता है कि बढ़ा चढ़ा के कहना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बोल देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्बल ओवर स्टेटमेंट मतलब अ चांस टू कम emphasize the quality of your feeling or of your feelings by increasing their quantity। तो जो आपकी फीलिंग्स है उसकी क्वालिटी को बताने के लिए आप क्वांटिटी को भी बढ़ा देते हैं, तो क्वांटिटी ज़्यादा नज़र आ। जैसे कि एग्जांपल होता है, आई हैवेंट सी यू इन 100 ईयर्स। अब ये 100 ईयर्स में सालों, सदियों से, और एक साल से मैंने आपको, और सालों से 100 ईयर्स में 100 साल से मैंने आपको नहीं देखा। तो ये जो ओवर स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट था कि कहने का मतलब ये था कि मैं आपको नहीं देखा कई दिनों से, लेकिन ये अब इसको ओवर स्टेटमेंट, यानी कि छोटी सी बात को एकदम बढ़ा के बोला, तो ये ओवर स्टेटमेंट भी, ये वर्बल आयरनी होता है। अंडर स्टेटमेंट मतलब बड़ी चीज़ को छोटा करना, हल्का समझना। जैसे दिस इज़ व्हेन यू अंडरमाइन समथिंग, जब आप किसी चीज़ को अंडरमाइन करना, मुख्तसर कर देना, यानी कि बड़ी बात को हल्के ले लेना, उसको बोलते हैं अंडर स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ओके सेड बाय द स्टूडेंट हु गॉट द हाइएस्ट स्कोर ऑन द टेस्ट में जिस बच्चे का सबसे हाईएस्ट स्कोर मिला है, वो जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ इट वाज ओके, ठीक है,
मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं किया, यानी अपनी खुशी को उसने ज़ब्त किया और अपनी खुशी को उसने जो है क्या बोलते हैं, अंडरमाइन किया, उसने दबा दिया। समझ में आ रही बात? जबकि उसको बहुत खुश होना चाहिए कि टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लाया है, लेकिन वो कह रहा है ना IT बस ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। तो बस ठीक है मतलब समझिए कि वो उससे संतुष्ट और सेटिस्फाइड नहीं है, यानी कि वो खुशी का भी मौका है, उस पर भी वो राज़ी नहीं है। इसको अंडर स्टेटमेंट कहते हैं, ये भी आयरनी होता है। ठीक है, अब सरकाज़्म है। सरकाज़्म क्या है ये? इन सरकाज़्म द स्पीकर सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही और शी मीन्स in order to show contempt of और मोक। तो सरकाज़्म में क्या होता है? स्पीकर कहता है, जो कहता है वो अपोजिट होता है जो उसने कहा है, जो उसका मतलब होता है। वो मजाक बनाने के लिए या उसका मजाक बनाने के लिए वो कहता है। नॉट ऑल सरकाज़्म इज डिलीवर्ड र्यूडली और एंग्री। हर सरकाज़्म जो है गुस्से में ही नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ खुशी मजाकन भी किया जाता है, और कभी कभी गुस्से में भी कहता है आदमी, लेकिन मतलब कुछ और होता है। जैसा मैं कहता हूँ आपको, जब कुछ आपसे पूछा आपने हैव यू डन द होमवर्क, और आप कहते हैं सॉरी सर आई फॉरगॉट सर, नेट ख़त्म हो गया था सर, तो मैं कहता हूँ कि वेरी गुड माशाल्लाह वेल डन। तो ये क्या है? सरकाज़्म है। आई होप समझ में आया। तो व्हेन समवन डज समथिंग रॉन्ग, जब कोई गलत कर देता है और उसके बाद भी उसके गार्जियन या उसके पेरेंट्स या उसके टीचर आपको शाबाशी दे रहे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, करते रहो भाई करते रहो, यही अच्छा है, तो ऐसे वाले को भी इसको सरकाज़्म कहते हैं। ये वर्बल आयरनी का ही पार्ट हुआ। समझ में आई बात? ये भी एक आयरनी है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसके आगे वाला पार्ट है सिचुएशनल आयरनी। वर्बल आयरनी के बाद सिचुएशनल ड्रामेटिक आयरनी इधर देख लेते हैं हम लोग। ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है कि ड्रामेटिक आयरनी एक ऐसा आयरनी है, इट ऑकर्स व्हेन द ऑडियंस और द रीडर नोज मोर देन द कैरेक्टर अबाउट इवेंट्स। ये जब होता है ड्रामेटिक आयरनी, कोई ड्रामा चल रहा होता है आपके सामने, और आप उसमें क्या होता है, ड्रामा में दिखाया जाता है कि ऑडियंस जो है ज़्यादा जानता है बनिस्बत जो उसमें कैरेक्टर हैं उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक आदमी, आप देखते हैं ड्रामा देख रहे हैं और आपको दोनों दिख रहा है, उसमें एक किलर आया है और किलर एक लड़का को या एक लड़की को खोज रहा है, ठीक है, और लड़का भी आपको दिख रहा है, किलर भी आपको दिख रहा है, लेकिन किलर जो है लड़के को नहीं खोज पा रहा। आपको पता है कि वो दराज में छुपा है, या वो टेबल के नीचे छुपा है, या बिस्तर के पीछे छुपा है, वो आप देख रहे हैं, लेकिन किलर को ये बात नहीं मालूम है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी है कि आपको सब नज़र आ रहा है लेकिन वो किलर को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा ड्रामा दिखाते हैं नहीं दिखाते? वो खोजता है, तलाश करता है, और उसको नहीं पाता तो वहाँ से वापस आ जाता है, लेकिन आपको पता है पूरा उससे पहले कि वह कहाँ छुपा है। ठीक है, इसको ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। जैसे अ बॉय इन अ हॉरर फिल्म, एक डरावनी फिल्म में आपने देखा हो, एक बच्चा है जो हाइट्स का छुपा रहता है इन अ क्लोजेट, एक दराज में बंद रहता है, छुपा रहता है, वे द किलर जस्ट वेंट, और तभी जो है किलर वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो उसको पा नहीं। द ऑडियंस नोज द किलर इज़ देयर बट ही डज नॉट। ठीक है, अच्छा आई बात समझ में? ऑडियंस को पता है कि किलर वहाँ पर है और लड़का उधर पे है, लेकिन किलर को नहीं पता कि लड़का किधर है। ऑडियंस को पता है कि बच्चा किधर है, ठीक है, कहाँ छुपा है ये पता है ऑडियंस को, लेकिन किलर को नहीं पता कि कहाँ पर वो छुपा है। इसी को कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। आई होप कि समझ में आ गया। अब हम तीसरा देखते हैं, इसमें सिचुएशनल आयरनी क्या होता है। सिचुएशनल आयरनी दिस रिफर टू अ कंट्रास्ट बिटवीन द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड व्हाट वाज इंटेंडेड और एक्सपेक्टेशन टू हैपन। मतलब ये कंट्रास्ट होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है, किसके अंदर? एक्चुअल रिजल्ट के अंदर और सिचुएशन के अंदर, ऑफ ए सिचुएशन एक्चुअल रिजल्ट के अंदर, और व्हाट वाज इंटेंड और एक्सपेक्टेड टू हैपन, जो एक्चुअल रिजल्ट है उसके अंदर और जो उम्मीद किया जा रहा था जो होगा उसके अंदर, दोनों में बहुत फ़र्क महसूस किया जाता है। उसको सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। मतलब जो चीज़ें उम्मीद की जा रही थी वैसा होगा वैसा नहीं हुआ, बल्कि उसके बरक्स उसके अपोजिट हुआ, उसको बोलते हैं सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो आदमी बेचारा उससे वो पहले सोचा होता ना, बाद जब हम कुछ सोचते हैं कि ऐसा कर लेंगे और उसके बाद सिचुएशन ऐसा आता कि वैसा नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं सिचुएशनल आयरनी। जैसे कि मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है, अ मैन हु ऑन्स अ लॉन मेंटेनेंस बिजनेस। एक आदमी है जिसने लॉन मेंटेनेंस का बिजनेस स्टार्ट किया है, लॉन मेंटेनेंस का बिजनेस स्टार्ट किया है। क्लियर है? कैन नॉट गेट ग्रास टू ग्रो इन हिज ओन बैकयार्ड। वो दूसरों के लॉन को मेंटेन करने के बिजनेस तो कर रहा है, लेकिन अपने ही बैकयार्ड में, अपने ही आंगन में
इतने पैसे उसके पास नहीं है कि वो अपने लॉन को क्या करे, अपने बैकयार्ड के लिए घास खरीद पाए ताकि उस पर वो लॉन बना पाए। समझ में आ रही बात? लॉन मालूम होता है ना, जिस पे घास उगे होते हैं, ऐसा मैदान थोड़ा सा। तो एक आदमी है जिसके पास लॉन मेंटेनेंस बिजनेस है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने घर के बैकयार्ड को और आंगन को घास से भर पाए, उसको ग्रो करने के लिए घास भी नहीं मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं सिचुएशनल आयरनी। उसका कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि वो इतने उस कमाई से अपने घर के ही जो है ग्रास बैकयार्ड को और आंगन को क्या कर दे, उसमें ग्रास उगा पाए और उसको लॉन जैसा बना पाए। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया। ये जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैटर होता है, इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको बोलते हैं आयरनी।